हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 25 नवंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था कॉमर्स का, उसका एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं, खासकर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं कॉमर्स के जो आपके एमसीक्यू हैं उनको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा और बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन कॉमर्स के मिले हैं। पेपर वन पे मैं थोड़ा सा तेजी से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये उसका इतना डिटेल में डिस्कशन का कोई मतलब भी नहीं है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो पेपर वन के जो मैं 35 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और पेपर टू के जो है 67 क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं वो डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये थोड़ा सा अबाउट मी। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं। आपका जो सबसे पहले डीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपके डीआई के आए थे, सिंपल डीआई थी, बट लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन थी। इस पे क्या दिया गया था कि आपके जो टोटल एम्प्लॉइज हैं वो 35,000 टोटल एम्प्लॉय है। फिर इसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी ए बी सी डी ई करके। फिर इसके बाद परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज 18%, 22%, 31% एंड 15% एंड 14% दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आप फाइंड कर लोगे 35,000 का जब 18% आप निकालोगे तो 6300 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको रेशियो दिया गया था, ये चीजें आपको फाइंड करनी थी, ये चीजें आपको दी नहीं गई थी, ये भी आपको नहीं दी गई थी। रेशियो दिया गया था मेल और फीमेल का। अब जैसे मान के चलो आपका मेल का आपको रेशियो निकालना है, तो 6300 इंटू 3/10 करेंगे तो आपका 1890 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपको फीमेल का निकालना है, 6300 इंटू 7/10 करोगे तो आपका इसका फीमेल का आ जाएगा। जब आप इस पूरे डेटा को फाइंड कर लोगे, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो था आपसे पूछा गया था कि टोटल मेल कितने होंगे, तो टोटल मेल जो थे आपके 15,960 जब आप इनको ऐड करोगे। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था जो ऑर्गेनाइजेशन ई है उसके फीमेल जो है, ऑर्गेनाइजेशन ई की फीमेल कितनी है 3675। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन बी की भी फीमेल पूछी गई थी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बी की फीमेल में डिफरेंस क्या है, तो 210। सिंपल सा आपको ये करेक्ट आंसर बन जाता। फिर थर्ड में आपसे पूछा गया था जो आपका ऑर्गेनाइजेशन डी है उसकी फीमेल, ठीक है, जो आपका 3150, और ऑर्गेनाइजेशन ई जो है उसकी उसके सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ई जो है उसका मेल का ऐड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर बन जाता। फिर आपका एक रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया था, जो ऑर्गेनाइजेशन ए है उसका मेल जो आपके 80-90 है। फिर ऑर्गेनाइजेशन सी जो है उसके मेल आपके 6510 का रेशियो क्या है। फिर आपका ये परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर जो था 207% था। इसका थोड़ा सा मुझे जो है कि कंफर्म नहीं है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। एंड एक चीज और देखो, मुझे कम से कम 50 to 60 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बाद जो बहुत ज्यादा मतलब रिपीट हो रहे थे लगातार, उन क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। और ये भी नहीं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स हैं, आंसर्स तो अभी आगे आएंगे आपके, लेकिन मैंने कोशिश की है एक्यूरेट आंसर्स प्रोवाइड करने की। ठीक है, मे बी ये आंसर्स रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे पास जितना ऑप्शन है, मेरे पास पूरे ऑप्शन नहीं है, मेरे पास लगातार मतलब जो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है मैंने उसके बेसिस पे पेपर का एनालिसिस करने की कोशिश की। बट लेकिन कॉमर्स पे ज्यादा एक्यूरेट आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर वन पे भी मैंने एक्यूरेसी बनाने की कोशिश की है अच्छे से। तो यार अगर आप मेरे से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, फिर आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो एंड कब हुआ था उससे एक क्वेश्चन था जो कि आपका 2012 हो जाएगा। फिर आपका जो सीबीएसई है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उससे एक क्वेश्चन था। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने मुझे ये आंसर दिया। जो एबिलिटी है कोर पे बात करते हैं, जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात होती है। ठीक है, हाँ, फिर एक और क्वेश्चन था आपका जो असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड था, जो आपका डेस्कटॉप स्टेटमेंट बेस्ड था, सॉरी डेस्कटॉप और लैपटॉप की बात की गई थी। तो यहाँ पे जो वेबकैम आपका इनमें इस क्वेश्चन में बोला गया था, जो आपका लैपटॉप होता है उसमें इनबिल्ट वेबकैम होता है, तो ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो डेस्कटॉप है वो पोर्टेबल लेस होता है, मतलब ज्यादा पोर्टेबल नहीं होता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो मुझे दोनों स्टेटमेंट यहाँ से सही लग रहा है। फिर आपका एक क्वेश्चन और नंबर सीरीज से था, इस पे मुझे ऑप्शंस देखने को नहीं मिले और किसी ने आंसर भी नहीं दिया। तो इसका आंसर अगर आपको ऑप्शंस पता हो तो मेरे को ऑप्शंस बताना, देन मैं आपका इसका आंसर दूंगा। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका स्टोरेज से रिलेटेड था, लोअर टू हायर की बात की गई थी। सबसे कम स्टोरेज जो सीडी रोम में, फिर इसका डीवीडी, फिर आपका ब्लू रे, ये आपका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, अब एक चीज और, अभी कॉमर्स का जब आप एमसीक्यू देखोगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 70% जो एमसीक्यू हैं वो जो मैंने करवाए हुए हैं कॉमर्स में, आपको उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे आप क्वेश्चंस अच्छे खासे आए हुए हैं। कम से कम 10 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सेम टू सेम जो मैंने कराए वो रिपीट हुए हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुई। मैं कई बार ये चीज बोलता था आपसे कि लैंग्वेज चेंज होगी, क्वेश्चंस यही आएंगे, टॉपिक से ही होंगे, और वही चीज हुई भी है। ठीक है, फिर आपका एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस था जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो था आपका लिनक्स था। फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो था एंटीवायरस था। नेटवर्क में आपका राउटर था। फिर आपका प्रोसेसर करके भी कुछ था एक, वो मुझे पता नहीं है, किसी ने आंसर नहीं दिया है, तो आपको जो मैच द फॉलोइंग में रिमेन बचता वो आपका हो जाता है।
अगर आपको पता हो प्रोसेसर में क्या था तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका रिसर्च से एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट के बेस पे था। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते थे तो सब्जेक्टिव की बात होती थी, क्वांटिटेटिव की बात होती थी तो जर्नलाइजिंग ऑफ फाइंडिंग्स की बात करते थे। तो यहाँ पे मुझे चीजें पूरी अच्छे से नहीं पता है, इसलिए मैं इसका आंसर अभी आपको नहीं दूंगा। फिर आपका ओपन लर्निंग से एक क्वेश्चन था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, नहीं ये तो आपका उससे था, रूल 72 से था। इस पे क्या होता है कि आपका जो भी इंटरेस्ट हो, जब आप 72 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा जो आपका अमाउंट है वो कितने टाइम पे डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब फाइंड करोगे तो 14.4 ईयर में जो है अमाउंट आपका डबल हो जाएगा 5% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अप्रॉक्स बोला होता, क्योंकि 15 ईयर दिया गया है तो सही होता, लेकिन एग्जैक्ट 15 ईयर बोला गया था तो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होता। अब वो आप देखिएगा क्या बोला गया था, 12% पे तो बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि जब आप 72 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो वहां पे आएगा 6.12 और यहाँ पे बोला है 10 ईयर में, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में भी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से था, ठीक है। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट था वो तो 101% रॉन्ग था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला। और डेटा मुझे नहीं पता, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका शायद सही था, इस पे भी डेटा मुझे ज्यादा एक्यूरेट नहीं पता है। फिर बायोमास का आपका ये पूछा गया था कि क्या पर्टिकुलर जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें क्या परसेंटेज है बायोमास का, वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन पे यूज होता है, जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जब आपका वर्बल और नॉन वर्बल में कहीं ना कहीं एक ये बोलो कि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो नॉन वर्बल ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो वो भी स्टेटमेंट सही था, ठीक है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए थे। फिर केस स्टडी के फीचर से एक क्वेश्चन था आपका। फिर सिलोगिज्म से एक क्वेश्चन था इस तरीके का। अब मुझे इस पे कंफर्म नहीं पता इसके बाद क्या पूछा गया था, पहले ये चीज तो पूछी गई थी, फिर इसके बाद कंफर्म नहीं है, आप बताइएगा कमेंट करके तो मैं उसको बताऊंगा। फिर आपकी जो NIRF रैंकिंग थी जो 2015 से आपका पहले आपका HRD था, HRD ने स्टार्ट किया था, अब तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। तो ठीक है, इसका फुल फॉर्म सिंपल सा पूछा गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो आपका ये जो इंडिया के जितनी भी कॉलेजेस हैं या जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रैंक करता है। इस बार जो यूनिवर्सिटी में आपका टॉप आया है IISc जो बेंगलोर है वो टॉप पे आया है, ठीक है। फिर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे था एक शायद ट्रिपल IT उसका आंसर था, ठीक है। ट्रिपल IT बिट्स प्लानी था ऑप्शन पे, और भी एक दो थे, IIT था। तो IIT तो आपका गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी पूछी गई थी। फिर टेबलेट से आपका क्वेश्चन था, जो आपका टेबलेट होता है टच स्क्रीन होता है, तो सही स्टेटमेंट था। टेबलेट कंप्यूटर पे कीबोर्ड होता है कि नहीं होता है, इस तरीके का मुझे नहीं पता, अगर होता है तो अलग चीज होगी, नहीं होता है तो फिर वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिर आपका जो सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है, ये आपका कौन सा SDG है ये पूछा गया था। ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 12th, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनका 12th गोल है, ठीक है। फिर मीडिया किट किस लिए यूज होती है, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर लिकट स्केल और सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, और भी जो दो टाइप्स के स्केल होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको ये मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया है, आप देखोगे रिसर्च का MCQ देखोगे जाके, तो लिकट स्केल कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड और परसेप्शन को बताता है, ठीक है। 5 स्केल होता है, ठीक है। अब बात आती है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसमें क्या होता है, बाइपोलर एडजेक्टिव होते हैं। लोग बता रहे थे कि एक अगर आप सही कर लेते, मैच द फॉलोइंग में यही चीज है कि अगर आप 2 ऑप्शन आपको आते हैं तो काम हो जाता है। जैसे मान के चलो गुड और बैड हो गया, बीच में आपके 5 वो होंगे और बैड हो गया, ठीक है। और आपका और भी बहुत सारी चीजें बाइपोलर एडजेक्टिव बीच में वहां पे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता। फिर आप स्क्वायर ऑफ प्रीपोजिशन से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर बाय चांस ये आपका ये करेक्ट है, मैच द फॉलोइंग था ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगर आपका ऑल SRP है तो आपका फिर जो सम SR नॉट P आपका करेक्ट होगा कि नहीं, इस तरीके से क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। फिर आपका इंडियन लॉजिक फैलेसी से क्वेश्चंस थे। फिर सैंपलिंग एरर के जो फीचर्स थे उससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे। ट्रेन और स्पीड से लगातार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। रिसर्च का जो फीचर्स था, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, जिसमें कॉन्स्ट्रिक्ट एंड फेस वैलिडिटी के बारे में बताया था लोगों ने कि उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वाइन और डाइस जो था उस पे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर 72 बताया है सबने, तो 72 आंसर था उसका। फिर आपका एक पैसेज था सिंपल सा, वो कहीं ना कहीं स्टडी महाराष्ट्र और कर्नाटक और एक और कोई स्टेट था, वो नाइट लाइट को जो इंक्रीज हो रही, जैसे आपका नाइट में जो लाइटिंग इंक्रीज हो रही सिटीज में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पर्सन पे, उसके बारे में एक पैसेज था, बहुत सिंपल सा पैसेज था, इजीली आप उसको। हाँ तो देखो चलते हैं पेपर 2
जो कि कॉमर्स है। बहुत अच्छा पेपर था, थोड़ा सा लेंदी पेपर था। 50 to 60 स्टूडेंट के मैंने फीडबैक लिए हैं तो उन्होंने मेरे को बताया कि पेपर थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, अगर आपने टाइम को सही से मैनेज किया है तो इजीली इस पेपर को आप कर लोगे। और मैंने जो एमसीक्यू प्रोवाइड किए थे, 1500 एमसीक्यू सीरीज मैंने प्रोवाइड की थी, उससे कुछ नहीं तो 70% से ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं से। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मतलब जिसपे लैंग्वेज तक चेंज नहीं है, सेम टू सेम के क्वेश्चंस कॉपी कर दिए हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप जाके देख भी सकते हो, मेरे जो पहले के एमसीक्यू हैं उनसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे फंस रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे कई बार ये चीज बोल चुका हूं कि आपके जो टॉपिक हैं वो सेम ही रहते हैं, उन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक से मैंने एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए थे। एंड हाँ, अभी जिसका मैनेजमेंट का एग्जाम होने वाला उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 3 यूनिट ही डिफरेंट है आपकी मैनेजमेंट और कॉमर्स पे। आपका पहला तो इनकम टैक्स डिफरेंट है, इनकम टैक्स आपका कॉमर्स में इंक्लूड होता है, मैनेजमेंट पे नहीं है। दूसरा आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की बात होती है, वो आपका मैनेजमेंट पे नहीं है। तीसरा आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है आपका और बैंकिंग, वो आपका मैनेजमेंट पे नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था आपका बेसल 2 से था, ये मैंने आपको कराया। अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एमसीक्यू आप जाके देखो जाके, तो उसमें बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 के बारे में मैंने बहुत इफेक्टिवली बात की है। बेसल 1 की बात की थी तो उसमें सिर्फ क्रेडिट रिस्क था, फिर बेसल 2 की बात की थी तो वहां पे आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके टाइप्स ऑफ रिस्क से क्वेश्चन आया कि कितने टाइप के आपके रिस्क इंक्लूड होते थे बेसल 2 पे। तो वहां पे आपका क्रेडिट रिस्क हो जाएगा, ऑपरेशनल रिस्क हो जाएगा और मार्केट रिस्क हो जाएगा। क्रेडिट रिस्क की हम बात करते हैं तो वहां पे रिस्क ऑफ डिफॉल्ट की बात होती है। ऑपरेशनल रिस्क की बात करते हैं तो आपका सर्वर हो गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उससे रिलेटेड बात होती है। मार्केट रिस्क की बात करते हैं तो जो आपके पीएसटीएल इन्वायरमेंट होते हैं, इससे इफेक्ट होता है आपका बैंक का मार्केट रिस्क हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन जो था आपका कंज्यूमर रेशनल से था। ठीक है, उसका मेरे को ऑप्शंस अच्छे से नहीं पता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी मैंने कराया है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मोनोपोली का। जब मोनोपोली की बात करते हैं तो वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 डिग्री होती है, जो मैंने आपको तीनों डिग्री बताई है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का वीडियो आप जाके देख सकते हो एमसीक्यू का। ठीक है, जिसपे मैंने आपको 70 एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट करवाए। तो इन्होंने क्या पूछी थी कि अगर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है तो उसके कंडीशंस क्या होते हैं। पहला तो आपका इम्परफेक्ट मार्केट होना चाहिए, फिर आपका सेपरेट मार्केट होना चाहिए, तीसरा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मार्केट की डिफरेंट होनी चाहिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सेम प्रोडक्ट के लिए आप डिफरेंट मार्केट पे डिफरेंट प्राइस चार्ज करो। सिंपल सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है। फिर एक क्वेश्चन आपका जो ये था आर इज मोर देन 1, तो प्रोडक्शन फंक्शन की बात की गई थी, तो वो बेसिकली आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होना चाहिए। बाकी अभी मुझे पूरा एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं पता है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होना चाहिए। एंड हाँ, ये कुछ जो मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। मेरे को जो लोगों ने आंसर्स बताए मैंने उस हिसाब से आपका पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है या कहीं रॉन्ग लगता है तो आप कमेंट करो, कोई बात नहीं। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, तो वहां पे रिजर्व अकाउंट की बात होती है। फिर आपका जब न्यू इशू फ्लोटेशन कॉस्ट है, इसको मैंने करवाया हुआ है। यहाँ पे आपकी 2 टाइप्स की फाइनेंशियल मार्केट होती है, आपको पता होगा। पहली आपकी मनी मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म पे डील करती है, फिर आपकी कैपिटल मार्केट होती है जो लॉन्ग टर्म पे डील करती है। ठीक है, कैपिटल मार्केट आपकी फर्दर डिवाइड होती है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। फिर अब हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट, जो कि जिसको आप आईपीओ भी बोलते हो और एफपीओ भी बोलते हो। ठीक है, फिर सेकेंडरी मार्केट में आपका स्टॉक एक्सचेंज आ जाते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज आ जाते हैं और ओवर द काउंटर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपका फाइनेंस पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो बात की गई न्यू इशू फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब यहाँ की बात की गई प्राइमरी मार्केट पे आईपीओ और एफपीओ की बात की गई। जब कोई कंपनी अपना एक न्यू इशू करती है तो कौन कौन सी कॉस्ट आती है। सबसे पहले अंडर राइटिंग की बिल्कुल कॉस्ट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंडर राइटिंग क्या होता है, मैं कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। अंडर राइटिंग जो होता है, जैसे मान के चलो एक कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया। ठीक है, तो एक अंडर राइटर फर्म आएगा जो कि बैंक भी हो सकता है, तो कंपनी बोल देगा अंडर राइटर के साथ एक कॉन्टेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अंडर राइटर बोलेगा अगर आपके 1000 शेयर्स नहीं इशू किए पब्लिक ने या पब्लिक ने नहीं हो पाए तो जितने बचेंगे वो हम इशू कर लेंगे। जैसे मान के चलो 990 आपके पब्लिक ने इशू कर लिए, 10 जो बचे वो आपका अंडर राइटर उस जगह इशू कर लेगा। उसके लिए बेसिकली कुछ फीस ये लोग लेते थे। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन लीगल और ये आपकी कॉस्ट होती है। फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट की आपके एक्सेप्शन है। ये क्वेश्चन भी अभी मैंने टेक्स्ट पे आपको बताया था। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन बताया था, सेम आ गया।
यहाँ पे आपकी 5 लाख लिमिट होती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी 5 लाख लिमिट होती है। एक क्वेश्चन अभी लास्ट में और बताऊंगा। फिर आपका एक डिवोल्यूशन बैलेंस ऑफ पेमेंट की थ्योरी के बारे में बात की गई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अभी मैंने आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए थे, जब इंटरनेशनल बिजनेस का बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आपको 2 अकाउंट होते थे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दोनों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, आप जाके वो देख सकते हो, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आपके जो फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की बात करेंगे तो वहां पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता था। तो कहीं ना कहीं जो आपका रिसोर्सेज है मोबिलाइज करती है, बिल्कुल सही बात है, सेविंग्स जो है लोगों की वो मोबिलाइज करती है। और यहाँ पे आपका बॉन्ड, शेयर, आपका डिवेंचर, इन सब में ट्रेड होता है। तो दोनों स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सही होने चाहिए थे, ठीक है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल से था। इसको भी बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट आया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया। देखो कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आएंगे, लैंग्वेज चेंज होगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इन सब के बारे में, और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से मैंने डिस्कशन किया हुआ है। आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की वीडियो पे जाके देख सकते हो एमसीक्यू पे। तो उससे एक क्वेश्चन था आपका, तो उस पे बेसिकली उस पे यू शेप की जो कर्व बनती है कुछ ऐसे इस तरीके से। शुरुआत में आपकी कॉस्ट कम होती है, फिर आपका शुरुआत में आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलता है, फिर आपका डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो जाता है इस जगह से। तो उस पे आपके 2 या 3-4 स्टेटमेंट थे, उस बेस पे इस क्वेश्चंस को पूछा गया था। फिर आपका मार्केट फिजिबिलिटी का एक प्रोसेस था, वो सिंपल था, वो आप कर लिए होगे, कुछ भी नहीं था। फिर आपका ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार कराया, आप जाके देखो, मैंने 2 इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं, उस पे इनके ईयर तो याद करवा दिए आपको। सबसे पहले देखो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की जाती है तो 2 आपकी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे आती हैं। जब वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वहां पे आईबीआरडी और आईडी आएगी, डीडी से याद रख सकते हो आप वर्ल्ड बैंक के बारे में। फिर जब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बात करोगे तो वहां पे 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं, ठीक है। फिर अब आईबीआरडी की हम बात करेंगे, ये आपका कंट्रीज को लोन देते हैं, पॉवर्टी हो गया, इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। तो आपका वो जो आया था 1944 में आया था, मैच द फॉलोइंग आया था, ठीक है। इस पे आईडीए जो है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि आपका 1960 पे आया था, ठीक है, 1960 पे आया था। ये जो लोन देता है पूरेस्ट कंट्री को देता है, बहुत जो पुअर कंट्री होती है उनको लोन देता है। ये दोनों मिलके आपका वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। फिर आपका आईएफसी है, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर पे बात करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि आपका 1956 पे आया था। आप इजिली ये मैच द फॉलोइंग कर लेते, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे रूरल मार्केट की आपके जो पर्टिकुलर फीचर्स है उनके बारे में बात की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो मैंने बहुत बार कराया यार, ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया, वही क्वेश्चन आ गया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात की गई थी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो किसमें होता है, उसको क्या बोलते हैं। सिंपल सा इतना पूछा गया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो जहां पे इक्वल होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो के, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। या आप ये भी बोल सकते हो जहां पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हो वो 0 के बराबर हो, ठीक है। जहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हो आपका 0 के बराबर हो। जो मॉडर्न टेक्निक है आपकी कैपिटल बस्टिंग की, ये उसका पार्ट है। मॉडर्न टेक्निक में आपका आईआरआर, एनपीबी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है, ठीक है, जिनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था अभी जीएसटी के बारे में, अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कुछ दिन पहले ही एमसीक्यू प्रोवाइड किया है, 10-12 दिन। तो जीएसटी ने किसको किसको रिप्लेस किया है, वहां पे सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, ये सारे आपके टैक्स जो हैं जीएसटी ने 17 जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स है उनको रिप्लेस किया है, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। फोकस ग्रुप के क्या डिसएडवांटेज होते हैं उसके बारे में बात की गई थी इस क्वेश्चन में। हाँ, रिसर्च प्रपोजल प्रोसेस, ये तो यार बहुत सिंपल सा था और सबने ही, मतलब ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 4 से 5 बार कराया हुआ रिसर्च का, आप जाके देखो। सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करोगे, फिर आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, फिर अपना आप हाइपोथेसिस बनाओगे जिसमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगा हाइपोथेसिस। फिर आपका रिसर्च डिजाइन होगा जिसमें आप सारी चीजें पहले से डिसाइड कर लोगे, क्या करना है फ्यूचर में, कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है, ठीक है। फिर आपका डेटा कलेक्शन, बस इतना प्रोसेस सिंपल से पूछा गया था। अगर और भी चीजें होती तो एनालिसिस होता, फिर आपका हाइपोथेसिस के टेस्टिंग होती, फिर आपका रिपोर्ट प्रिपरेशन होता, वो सारी चीजें होती। फिर आपका पेटेंट का प्रोसेस पूछा गया था। इस बार लोगों ने मुझे बताया है प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, जो भी अभी आपका मैनेजमेंट का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। फिर क्रॉस इलास्टिसिटी से एक क्वेश्चन आया था। क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पूछा गया था। सब देखो 2 टाइप्स के गुड्स होते थे, सब्स्टिट्यूशन गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके बारे में भी डायरेक्ट डिस्कशन किया, सेम टू सेम क्वेश्चन आया। सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या होते थे कि जो आपके सेम नीड को कैटर करते थे, सेम नीड को आपको
जो नीड होती थी सेम नीड को आपको सेटिस्फाइड करते थे। तो उसमें क्या होता था कि अगर एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे का क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाता था। तो सेम डायरेक्शन पे जब मूव करेंगे तो वहां पे पॉजिटिव को हो जाएगा, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे पेट्रोल एंड कार दोनों साथ में यूज करे जाते हो, ठीक है, दोनों साथ में यूज करे जाते हो। अगर एक का प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे मान के चलो आपका पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कार की जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं तो निगेटिव हो गया, अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं तो निगेटिव हो गया। सिंपल सा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल सा है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार कराया है, आपके रिसर्च का जो या बिजनेस स्टेट्स का एमसीक्यू प्रोवाइड किया उस पर जाके देखो। देखो सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर दो चीजें होती है। तो अगर सबसे पहले सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स माइनस पैरामीटर होता है। तो जो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है वो आपका कहीं ना कहीं सैंपल मीन, जब सैंपल मीन की बात करेंगे वो स्टैटिस्टिक्स की बात करेगा, ठीक है। पी से पी याद रख सकते हो, जब हम पॉपुलेशन मीन का फाइंड करेंगे तो पैरामीटर। तो देखो सैंपलिंग एरर आपका कम कैसे होता है, जब आप ज्यादा कहीं ना कहीं जितना ज्यादा आप सैंपल साइज लोगे उतना ही कम आपका सैंपलिंग एरर होगा। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं आपका सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो आपका जो नॉन सैंपलिंग एरर है वो इंक्रीज हो जाएगा। मेन चीज देखो सेंसस में जो है आपका सैंपलिंग एरर जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, सैंपलिंग एरर, क्योंकि सेंसस की बात करते हैं तो वहां पे फुल पॉपुलेशन पे स्टडी होती है। लेकिन जो आपका नॉन सैंपलिंग एरर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि नॉन सैंपलिंग एरर किस कारणों से हो सकता है, तो वहां पे डेटा कलेक्शन टूल के बारे में बात कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चनायर है ड्राफ्ट है उसमें कहीं ना कहीं एंट्री जो हो सकती है रॉन्ग हो सकती है, जब बहुत ज्यादा आपका डेटा कलेक्ट करना है, इनकम्प्लीट कवरेज हो सकता है। तो ये चीजें जो आपकी नॉन सैंपलिंग एरर की बात करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ये वाले सारे बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। एंड हाँ, अभी जिसका एग्जाम मैनेजमेंट पे होने वाला है डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों को मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। डब्ल्यूटीओ की ट्रेड पॉलिसी के बारे में अच्छे से पूछा गया था इस क्वेश्चन पे। फिर ये क्वेश्चन भी मैंने डायरेक्ट कराया है, अभी आईबी का जो एमसीक्यू का वीडियो कराया था उस पे कराया था। जो आपका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको अब नाम चेंज करके यूएसएमसीए कर दिया गया है। इस पे कौन कौन से मेंबर थे, यूएसए मेंबर था, मैक्सिको मेंबर था, कनाडा मेंबर था। तो सिंपल सा उसका नाम चेंज करके यूएसएमसीए कर दिया गया है 2021 पे। तो इतना था। फिर आपका मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कुछ रिलेशनशिप पूछा था। मेरे को उसमें थोड़ा सा लोगों ने क्वेश्चंस दिए हैं लेकिन सही से क्वेश्चंस नहीं दिए, तो उस पर मैं अभी चीजें सही से आपको नहीं बता सकता हूँ। फिर देखो एनबीएफसी पे मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि एनबीएफसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, बहुत डिटेल में क्वेश्चन कराया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, आप जाके देख सकते हो। तो उस पे आपकी जो इंप्लीमेंटेशन मॉडर्नाइजेशन करके है वो आपकी सर्विस नहीं प्रोवाइड करती, ठीक है। एसेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन, माइक्रो फाइनेंस, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको बेसिकली जो आपकी बनती है कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होती है। फिर आपका ट्रिब्यूनल बाइंडिंग एक्ट के बारे में बात की गई थी, तो वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन और डेट ना पे कर पाने के कारण जो आपका ऑब्जेक्टिव है उनके अकॉर्डिंग काम ना करने के कारण ये सब रीजन हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जो एफडीआई जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पे है वो रिसोर्स सेक्टर पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। फिर आपका अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से तो वो इंफीरियर गुड्स के बारे में बात करता है। इंफीरियर गुड क्या होता है, बेसिकली एक्सेप्शन है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया इस पे, मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, गिवन गुड्स क्या होते हैं। तो उन सब चीजों से भी आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए। इस एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो मैं 101% मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद एक्सपीरियंस है, मैं लगातार 3 बार जेआरएफ क्लियर किया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो, आप रेक्टिफिकेशन पे मत जाओ। जितने कंसेप्ट क्लियर करोगे उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। और एमसीक्यू खूब सारे करो, जितने एमसीक्यू कर सकते हो उतने एमसीक्यू करो, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या बोलता है, जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। लेकिन जो आपके इंफीरियर गुड्स होते हैं उसमें जब आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका एक्सेप्शन था इंफीरियर गुड। फिर कंट्रीब्यूशन इन डब्ल्यूटीओ बजट के बारे में एक क्वेश्चन आया था, तो इसमें सबसे ज्यादा बजट जो है आपका यूएसए, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान, फिर यूके, कुछ इस तरीके से आपका बनता है। फिर देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया है आपका अभी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस पे भी मैंने एमसीक्यू प्रोवाइड किया है कुछ दिन पहले, वो जाके आप देख भी सकते हो, जिसमें मैंने डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी सब के बारे में बात की। जब एक्चुअल डिलीवरी की बात करेंगे तो वहां पे फिजिकली आपका जो पोजीशन है वो ट्रांसफर होता है। सिंबॉलिक डिलीवरी में मान के चलो जैसे की दे देना,
फिर जब आप बात आती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वहां पे थर्ड पर्सन की बात होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इतना मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी अभी मैंने इनकम टैक्स पे करवाया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसे हम लोग रेसिडुअल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। रेसिडुअल, क्योंकि जो आपके पहले 3 या 4 इनकम सोर्स होते हैं, उनमें जो नहीं आएगा वो आपका इस पे आ जाता है। पूरे प्रॉपर सेक्शंस दिए हैं, सब चीजें वहां पे बहुत अच्छे से इंक्लूड हुई। तो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर इनकम अगर कहीं बाहर से आपको प्रोवाइड हुई है आउटसाइड इंडिया, तो वो आपका अदर सोर्स में जाता है। इंटरेस्ट रेट जो है वो डायरेक्टर का जो आपका रेम्यूनरेशन है वो, और ये सब चीजें आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे जाती है। एंड हाँ, मैनेजमेंट वाले ध्यान दो इस चीज पे कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आपका एग्जाम होने वाला है इसलिए मैं ज्यादा आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हर बार मतलब 3 बार आपका 3 ग्रुप में एग्जाम हुआ है, हर बार पूछा गया है। और इस बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और 2 से 2 क्वेश्चंस इस पे आए थे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया। पॉजिटिव स्क्यूनेस, आप स्टेट्स का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन सबसे ज्यादा होता है, देन मीडियन होता है, देन मोड होता है। अगर नेगेटिव स्क्यूनेस है, वो उस कंडीशन पे आपका मोड सबसे ज्यादा होगा, फिर मीडियन होगा, फिर मोड, फिर आपका मीन होगा। और आपका सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस कंडीशन पे आपका मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं। और दूसरा ये कंडीशन थी Q3 जो आपका होगा Q2, जिसको आप लोग मीडियन बोलते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे Q2 जो आपका मीडियन और मीन से Q1 से ज्यादा होगा, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो मैंने अभी एग्जाम में करवाया था और सेम टू सेम आया। इतना अच्छा ट्रिक बताया था। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, सी का ये सिंपल से जो थे यहाँ पे इंक्लूड होते 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है। डी से आप कैसे याद कर सकते हो, डी से आप याद कर सकते हो दवाई, ठीक है। डी से आप याद कर सकते हो दवाई, इस तरीके से। तो वहां पे आपको जो मिलता था अप टू 1 लाख तक का मिलता था। अगर आपका जो एज है 60 से कम है तो 25,000, आपके पेरेंट्स की जो एज है 60 से कम है तो 50,000 मिलता था। अगर आपकी एज जो है 60 साल से कम है और आपके पेरेंट्स की एज 60 साल से ज्यादा है, तो उस कंडीशन पे आपको जो है 25,000 और पेरेंट्स को 50,000। अगर दोनों की एज आपकी 50 मतलब 60 से ज्यादा है तो दोनों को 50 1 लाख तक मिलता था। फिर डीडी, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी के केस पे मिलता था। डीडीबी, सॉरी क्या हुआ, अरे यार कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम। बी बीमार से याद रख सकते हो, ठीक है। बीमार के लिए मिलता था, ठीक है। फिर ये ऐसे मैंने आपको सारे याद करवाए थे। ई जो है आपका हायर एजुकेशन के लोन के लिए मिलता था। ई जो है आपका कहीं ना कहीं जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट करना होता था आपको हाउसिंग पे, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए ई। और यहाँ पे अगर आपका जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो आपका सी में जाता था हाउसिंग लोन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जी आपका जो कहीं ना कहीं गरीबों को आप क्या देते हो, चैरिटी देते हो। गरीबों को आप डोनेशन देते हो। डोनेशन आप कैसे दे सकते हो, चैरिटी से दे सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। इस तरीके से याद करवाया था। जी घर, ठीक है, जिसपे आपका मैक्सिमम 60,000 मिल सकता है। और अगर पर मंथ की बात करते तो वहां पे 5,000 मिल सकता था, जो कि आपको पूछा गया था। सेम मैंने एमसीक्यू मतलब सेम यही करवाया था, ठीक है। जीजीए आपका जो साइंटिफिक के लिए बात होती है। बी जो आपका बिजनेसमैन देता है, ठीक है, बिजनेसमैन आपको पॉलिटिकल पार्टीज को देता है, बी से याद रख सकते थे। सी का मतलब है कि अपना चूतिया करता है। सी पे आपका जो पब्लिक देती है पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन। ये इतना सिंपल सा था और इससे आप इजीली ये तीनों बना सकते थे, ठीक है। फिर आपका ये टीटीए आपका पर्टिकुलर जो 60 साल से कम है इंडिविजुअल, उनको मिलता है 10,000 तक का मिल सकता है और सिर्फ आपका सेविंग अकाउंट में मिलता है। टीटीबी जो है आपका 60 साल से जो ऊपर है उनको मिल सकता है, 50,000 तक मिल सकता है, सारे टाइप के डिपॉजिट में मिल सकता है। यू का मतलब उल्टा, यहाँ पे डिपेंडेंट डिसेबिलिटी के लिए मिलता है। यू का मतलब आपके खुद के डिसेबिलिटी के लिए मिलता है। इतना सिंपल सा पूछा गया था। ये मैंने एमसीक्यू आपको कराया था और सेम वही एमसीक्यू आया डिडक्शन से। फिर कैपिटल मार्केट में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे मीडियम टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की बात करता है और जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की बात करता है। फिर आपके पर्सन की डिफिनेशन पूछी गई थी, इनकम टैक्स का कौन कौन पर्सन में इंक्लूड होता है, वो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अभी जो चीजें चेंज हुई हैं 2019 में उनके बारे में भी बताया है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे उनके राइट्स से क्वेश्चन था, आपके जो उनके राइट्स हैं उनसे एक क्वेश्चन था। फिर डब्ल्यूटीओ का कौन मेंबर नहीं है, जिसमें आपका ईरान इंक्लूड होता है। इसमें जो आपके ऑप्शंस थे ताइवान और चाइना। ताइवान जो है आपका मेंबर है, चाइना तो ऑब्वियस सी बात है। फिर मार्केट सेगमेंटेशन के कुछ क्राइटेरिया होते थे जिसको मैंने आपको स्मार्ट करके याद करवाया था। आप देखो जाके वीडियो। स्मार्ट का मतलब आपका स्पेसिफिक, एम का मतलब आपका मेजरेबिलिटी की बात होती थी, मेजरेबल की बात होती थी, ए का मतलब आपका एसेसिबल की बात होती थी, आर का मतलब आपका रिलायबल, टी का मतलब आपका टेंजिबल। इस तरीके से मैंने आपको याद करवाए थे मार्केट सेगमेंटेशन के क्राइटेरिया। उसी पे पूरा सेम क्वेश्चन आया आपका,
ठीक है। हाँ, तो देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। इस पे क्या था कि बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने ऑपरेशन का जो आपका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो सिलेबस है उस पे कराया था। कॉमर्स पे ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, लेकिन उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एबीसी क्या होता था, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है, जो कि वैल्यू के बेस पे आपको इन्वेंट्री की कंट्रोल करने की बात करता था। ये आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक थी। फिर आपका जस्ट इन टाइम था, यहाँ पे जो आपकी कैरिंग कॉस्ट होती थी उसको कम करने की बात करते थे। कैरिंग कॉस्ट क्या होती, जब आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने यहाँ पे लेके कैरी करते हो या पर्टिकुलर ऑर्डर को लाते हैं अपने यहाँ पे और उसको कुछ दिन कैरी करते हैं, क्योंकि तुरंत तो उसका काम होता नहीं है कि आप तुरंत रॉ मटेरियल को लाए और उसको यूज कर लिए। जस्ट इन टाइम क्या बोलता था कि जो लीड टाइम है वो 0 होना चाहिए, आपको जब जरूरत हो तभी मंगाओ, ठीक है। फिर एफएसएम जो था आपका फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, जो कि ऑर्डर के बेस पे था, ठीक है। फिर आपका एक वीईडी था जिसे आप वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल बोलते थे, जो आपके स्पेयर्स पार्ट की इन्वेंटरी के लिए बात करता था। फिर आपका एक क्वेश्चन जो था इन्वेस्टर से था, जिसको मैंने बहुत बार कवर कराया जब डेरिवेटिव पढ़ाया, या बहुत बार एमसीक्यू में भी कवर करवाया है। देखो आर्बिट्रेज क्या होता था, ये एक मार्केट से परचेज करता था और दूसरे मार्केट पे सेल करता था। ये आपका कोई भी रिस्क नहीं लेता था। इसको जो प्रॉफिट होता था, रिस्क लेस प्रॉफिट होता था, सिंपल सा। स्पेक्यूलेटर क्या होते थे, ये हाईली रिस्क टेकर होते थे। ये जो आपका प्राइस मूवमेंट होता है एक समय से दूसरे समय पे, उसका एडवांटेज लेना चाहते थे। हैजर क्या होते थे, ये हेजर जो होते थे बेसिकली जो आपका रिस्क को सेव करने के, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ये कॉन्टेक्ट करते थे, क्योंकि जो आपका प्राइस मूवमेंट का जो रिस्क है उसको सेव करने के लिए ये कॉन्टेक्ट करते थे। फिर डंपिंग के टाइप से क्वेश्चन आया, अभी इंटरनेशनल बिजनेस का मैंने एमसीक्यू प्रोवाइड किए थे, जिसपे डंपिंग के जितने भी टाइप्स थे उन सारे टाइप्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। चाहे आपका स्पोरेडिक डंपिंग हो, परसिस्टेंट डंपिंग हो, प्रीडिटोरी डंपिंग हो या रिवर्स डंपिंग हो, ठीक है। तो उससे एक क्वेश्चन आपका आया था। फिर आपका टैक्स प्लानिंग से क्वेश्चन आया था, तो इनके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है एटीसी से यू का आपके जितने भी डिडक्शन है उनका यूज करके अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम करना। टैक्स अवॉइडेंस का क्या मतलब होता है, जो आपके लूप होल्स हैं उनका यूज करना लीगल बेसिस पे, इलीगल नहीं है ये। टैक्स अवॉइडेंस आपका लीगल बेसिस पे, ठीक है, लेकिन इमोरल है। फिर टैक्स एविएशन जो होता है वो आपका इलीगल है और इमोरल है, सिंपल सा। हाँ, ये भी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आया था। कैपिटल स्ट्रक्चर की दो टाइप्स की आपकी थ्योरी थी, रिलेवेंस थ्योरी, इनरिलेवेंस थ्योरी, ये भी मैंने बताया था। नेट इनकम थ्योरी की बात करेंगे तो रिलेवेंस थ्योरी होती थी, जिसके हम फिक्स के ही थ्योरी भी बोलते हैं। फिर इसके अलावा ट्रेडिशनल थ्योरीज होती थी। जो रिलेवेंस थ्योरी होती थी वो आपकी बोलती थी जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वैल्यू ऑफ फर्म में इंपैक्ट करता है। इनरिलेवेंस थ्योरी थी जो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम और आपकी एमएम हाइपोथेसिस थी, वो आपकी बोलती थी कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इंपैक्ट नहीं करता था। उसको दो टाइप्स, मतलब जो आपका एमएम हाइपोथेसिस है वो 2 टाइप्स की थी। विद टैक्स की बात करेंगे तो नेट इनकम को फॉलो करती थी, विदाउट टैक्स की बात करेंगे तो नेट ऑपरेटिंग इनकम को फॉलो करती थी। ईयर भी मैंने आपको दे रखे, तो इस पे ये बोला गया था, ये आपका एमएम का जो एमएम हाइपोथेसिस थ्योरी है उससे लिया गया था। तो जो आपका एक प्रपोजिशन है ये कि वैल्यू ऑफ लीवरेज फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवरेज फर्म प्लस डेट प्लस टैक्स, ठीक है। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसको अभी मैंने पढ़ाया नहीं, इसको मैं पढ़ाऊंगा, इस पे पूरा एक बहुत बढ़िया सा वीडियो बना के आपको देने वाला हूं बहुत जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे लीवरेज फर्म की वैल्यू दी गई थी 700, डेट की वैल्यू आपको 200 दी थी, टैक्स की वैल्यू जो है 35% दी थी, तो करेक्ट आंसर आपका 770 बन जाता है यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स से इस बार कम क्वेश्चंस थे, पता नहीं क्यों, और ह्यूमन रिसोर्स से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन से था, जो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी उससे। यहाँ पे n की वैल्यू दी गई थी 30, q की वैल्यू 0.7 दी गई थी। फिर p की वैल्यू आप इजीली निकाल लेते 1 माइनस q, तो 0.3 आ जाती। मीन की बात करते हैं तो np, तो 30 इंटू p की वैल्यू तो यहाँ पे 9 हो जाती। स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा नहीं गया था, जिसको आप रूट npq बोलते हैं। वेरिएंस की बात करेंगे तो वहां पे npq हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनता है 9,6.3 बन जाता है इजीली। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इनकम टैक्स से न्यूमेरिकल पूछा गया था, एग्रीकल्चर इनकम को लेके। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे 5 लाख बोली गई थी, अदर इनकम जो थी यहाँ पे 3 लाख थी, और जो एज थी 16 थी, तो यहाँ पे आपका सीनियर सिटीजन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, सीनियर सिटीजन है तो ये तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक वहां पे उसको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, फिर एग्रीकल्चर इनकम को यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे तो टैक्स आपका नील हो जाता है। फिर डेट रिकवरी स्टेप्स पूछे गए थे। मैं इस बार प्रोसेस बहुत पूछे गए थे, बहुत सारे प्रोसेस पूछे गए थे, क्योंकि मेरे को जितने भी एमसीक्यू मिल रहे हैं प्रोसेस पे बहुत सारे एमसीक्यू मिले। एक क्वेश्चन आपका कंज्यूमर बिहेवियर से पूछा गया था, आरटीआई एक्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका एक जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, माइनर का राइट लेके। इस पे थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है, अगर किसी को चीजें सही से पता हो तो मेरे को बताना, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल प्रोसेस भी पूछा गया था। एन्युटी, आपकी जो एन्युटी गुडविल थी वो कैलकुलेट करने की थी। फिर आपका मार्केट स्ट्रक्चर का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा गया था, ये भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन कहीं ना कहीं मोनोपोली जो है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो कहीं ना कहीं सबसे कम हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर होता है, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो सबसे कम होगी। इस पे मोनोपोली जो है वो सबसे कम होगा, इतना ध्यान रखना। और बाकी और भी जो मार्केट स्ट्रक्चर है उनके बारे में भी आप बताइएगा, तो फिर मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। हाँ, फिर इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं और उनके जो ऑथर है उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी दो थी और सिंपल केस स्टडी थी। एफडीआई के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एफडीआई के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एफआईआई के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एफपीआई के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इनसे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉमर्स के पेपर में, तो मैनेजमेंट के पेपर में भी चांसेस है। ठीक है, तो अगर हम एफडीआई का जो आपका क्वेश्चन था वो इंडिया और चाइना के से रिलेटेड था कि इंडिया और चाइना पे इतना जो आपका कोविड है, कोविड के बाद भी एफडीआई बढ़ रहा है, उन सब चीजों को लेके एक आपका केस स्टडी था। फिर आपका जो एक क्वेश्चन और था वो आपका मैनेजमेंट थ्योरी से केस स्टडी था। ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल थ्योरी थी जो आपकी साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी, ठीक है, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी भी थी जो मैक्स वेबर ने दी थी। फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी थी जो आपका ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं, इल्टन मायो की बात होती है। फिर आपका मॉडर्न थ्योरी थी सिस्टमैटिक सिस्टम एंड कंटिजेंसी थ्योरी। इन सबसे एक क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एक नहीं, पूरी केस स्टडी इन सबसे पूछी गई थी आपकी। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है, मैंने कई बार कराया है। देखो 3200 यूनिट था, फिर यूनिट कॉस्ट आपको दी गई थी, तो आप सिंपल सा पहले क्या, पहले ऑर्डर करोगे ना तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले, फिर कैरिंग कॉस्ट, तो इजीली आपका 1800 यूनिट्स हो जाता है। फिर आपका स्कीमिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आपका टैक्स ऑडिट से था, टैक्स ऑडिट से था, मैं देखो उसको इंक्लूड करना भूल गया हूँ। टैक्स ऑडिट से था, वो शायद 1 करोड़ उसका आंसर होता है। ठीक है, 1 करोड़, ये क्वेश्चन भी मैंने अभी अभी कराया था कुछ दिन पहले, जो इनकम टैक्स का एमसीक्यू की दिया है, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो हाँ, थैंक यू। और जितना हो सके प्लीज वीडियो को शेयर किया करो, और जितना हो सके चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो। अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे ऐड होना चाहते हो तो ये मेरी आईडी है, वहां से आप मेरे से ऐड हो सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। और टेलीग्राम पे आप ऐड होना चाहो ऐड हो जाओ, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मैंने एमसीक्यू के जो भी वीडियोस हैं वो डाल रखे हैं, और जो पीपीटी है वो भी मैंने वहां पे दी हुई है।